नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया है। उन्होंने दावा किया है कि विपक्ष घोटालों की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश को लूटने वालों को जेल की सलाखें दिख रही हैं, इसलिए विपक्ष का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार की कार्रवाई से बचना है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार तक, तुष्टीकरण से लेकर महागठबंधन तक विपक्ष पर खूब जोरदार वार किए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पीएम के आरोपों का जवाब विपक्ष कैसे देगा। आज इसी पर होगी सीएनबीसी आवाज पर जोरदार टक्कर, और टक्कर की आज पॉलिटिकल डिबेट इसी विषय पर। मोदी के शब्दपान, विपक्ष परेशान। जिन लोगों को कुछ लोग गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। मौका था मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से बात करने का, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके का कुछ इस अंदाज में इस्तेमाल किया। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। जो जमानत पर चल रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभव लेकर के आए हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। चुनाव की किश्ती आपकी डूब रही है तो आप ध्रुवीकरण चाहते हो, सिर्फ ध्रुवीकरण और कुछ नहीं, और कोई सहारा नहीं है आपके पास। यानी 24 के फाइनल का रोड मैप तय हो चुका है। जहां एक और विपक्ष मोदी को मिलकर घेरने की तैयारी कर रहा है, तो पीएम मोदी ने बता दिया कि अब की बार यूसीसी, मुसलमान, भ्रष्टाचार और परिवार पर होगा प्रहार। तो अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको एक एक करके विश्लेषण दिखाऊंगा। मोदी के शब्द बाणों का विश्लेषण। परिवारवाद, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, शरद राव पवार, सुप्रिया सूले, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। यानी आप एक सिरे से देखेंगे तो उद्धव ठाकरे से लेकर राहुल गांधी तक, ठाकरे परिवार से गांधी परिवार तक परिवारवाद की बेला है, और लगभग इस देश की हर परिवारवादी पार्टी मोदी के खिलाफ है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, जहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, इन सब पर बड़े बड़े आरोप हैं और इन पर सीधा हमला है। वोट बैंक, मुस्लिम यादव, मुस्लिम दलित, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक जैसे समीकरण वाले दावों पर प्रहार है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तुष्टीकरण, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ओवैसी और कांग्रेस पर इस पर चोट करने का प्रयास किया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि मोदी के तर्कश से निकले तीर का सामना कर पाएगा विपक्ष, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस लाइन को बहुत बड़ा कर दिया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर आप गांधी परिवार का विकास चाहते हो तो कांग्रेस को वोट करो, अगर आप सपा
परिवार का विकास चाहते हो, यानी मुलायम सिंह यादव एंड फैमिली का विकास चाहते हो, तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट करो। अगर आप ठाकरे एंड फैमिली का विकास चाहते हो तो फिर आप उद्धव गुट को वोट करो, और अगर आप देश का विकास चाहते हो तो फिर बीजेपी को वोट करो। मेरे साथ रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से गौरव भाटिया है, पेशी से वकील भी है, अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तीनों का अभिनंदन है। मैं एक बड़ा फेस ऑफ करता हूं। पहले मैं 60 सेकंड का समय आप तीनों को दूंगा। सबसे पहले रोहन गुप्ता, आपका नंबर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप गांधी परिवार का विकास चाहते हो तो कांग्रेस को वोट, और अगर आप देश का विकास चाहते हो, अपने पोते पोतियों का, अपने नाती नातिन का, अपने बच्चों का विकास चाहते हो तो भाजपा को वोट। बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा और प्रधानमंत्री के भाषणों पे जनता भरोसा नहीं करती, इसका ट्रेलर हमने कर्नाटका देख लिया। देखिए, मोदी जी के आप भाषण देखेंगे अमीश भाई, ऐसे काफ़ी उन्होंने 2022 में डेडलाइंस दी थी कि पूरे सारे देशवासियों को घर मिल जाएंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हमको हर घर में जल होगा, जल में नल होगा, नल में जल होगा, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। तो ये जितने भी वादे किए थे सारे जुमले साबित हुए। और कर्नाटक की जनता ने जब चुनाव हुए तब अमीश भाई यही 2 मुद्दे थे, बहुत बड़े मुद्दे थे जो भाजपा के खिलाफ थे। क्योंकि मैं कर्नाटका में रहा था, मेरे पास वो प्रेस नोट है जो मैंने खुद ने की है, जहां पे 224 में से 36 जो टिकट भाजपा की दी गई कर्नाटका में वो परिवारवाद का शिकार था। उसमें एक भी लिस्ट में आपको बता रहा हूं, चाचा, मामा, ताऊ, जीजा, साला, सारे रिश्ते हैं इसके अंदर। तो भाजपा को जवाब तो मिल गया, जनता ने दिया। जिस पार्टी के 224 में से 36 कैंडिडेट परिवारवाद का शिकार हो, वो विपक्ष के ऊपर सवाल उठाते, जनता को जवाब देना है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार की बात की, 1.5 लाख करोड़ 5 साल में जनता की जेब से 40% प्रतिशत में लूटा था, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, परिवारवाद की बात हो। गौरव भाटिया, अब आपका रुख करता हूं। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि विपक्ष कहता है ये परिवारवाद की बात तो बड़ी पुरानी हो गई, कोई नई बात लेके आई है? कभी आप मुलायम सिंह यादव एंड फैमिली गिनाते हैं, प्रधानमंत्री ने स्टालिन एंड फैमिली गिनाया, उद्धव ठाकरे एंड फैमिली गिनाया, लालू यादव एंड सन्स गिनाया, गांधी परिवार का जिक्र किया, शरदराव पवार का जिक्र किया। वो बोल रहे हैं इसमें नई बात क्या है, ये तो सब पुरानी बातें हैं, इससे इस बार कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो देखिए अमीश जी, एक बात जरूर कहूंगा, देश गौरवान्वित होता है जब उसको पता है कि उसके पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा ईमानदार, कर्तव्यपरायण, निष्ठावान, मेहनती, जो वंशवादी नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री है। और एक गारंटी वो देते हैं, भारत आगे बढ़ेगा, विश्व पटल पर शिखर पर होगा। गारंटी देते हैं कि आम आदमी जो है मजबूत होगा। और दूसरी तरफ आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक और गारंटी दी कि भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री देश के ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को सजा होगी, तो कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये लोग क्यों थर-थर कांप रहे हैं? इन्होंने मान लिया है कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और इनकी तो गारंटी ही भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण करने की है। मैं एक उदाहरण देता हूं, पूरे विश्व में ऐसा परिवार नहीं होगा राजनीतिक कोई जहां 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर हो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गौरव 60 सेकंड समाप्त हो गए। आगे मैं फिर आपको मौका दे दूंगा। मैं रुक करता हूं अजीज खान का। अजीज खान साहब, क्या आपको लगता है कि अगर यादव एंड फैमिली का विकास चाहिए, यानी मुलायम सिंह यादव एंड फैमिली का विकास चाहिए, तो सपा को वोट डालिए? प्रधानमंत्री ने लाइन बड़ी खोल दी है, क्या कहना चाहते हैं? जी 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 नहीं, माननीय मोदी जी को लोग सुनते हैं, उन्होंने लाइन बड़ी खींची, इसमें कोई दो राय नहीं। 9-9.5 साल हो गए माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने देश का बड़ा विकास किया, इतना विकास कर दिया कि बुलेट ट्रेन चलने लगी, महंगाई खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, 2 करोड़ नौकरी हर साल लोगों को मिल गया। भाई सारे वादे तो पूरे कर लिए। भाई विपक्ष तो गड़बड़ ही है, विपक्ष ने तो जो कुछ किया उसको भुगत रहा है। आपने जो वादा किया था अच्छे दिन आएंगे, कहां गए अच्छे दिन? आप तो जनता के लिए काम कर रहे थे ना। अगर जनता के लिए काम कर रहे थे तो जनता तो सड़कों पर है, आपके खिलाफ
आंदोलन छिड़ रहा है। आज कहीं ना कहीं बेरोजगार जो है वो पूरी तरह से आपके खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहा है और उसके बाद आपके कान तक आवाज नहीं जा रही है। आज इसी मुल्क में, मणिपुर इसी मुल्क में है, क्या हो रहा है जी, एक शब्द आप अपने मुंह से नहीं बोल सकते। ये सब विकास है? आपके सत्ताधारी आप पक्ष के लोग हैं, आपका विधायक धरना पर, आपका विधायक दिल्ली में लंबे वक्त से वहां पे लोग मिलने के लिए जी, आपके 7 सेकंड कंप्लीट हो गए, आपको ऑडियो में डाउन कर रहा हूं, लेकिन आपने बोला कि इसमें नई बात क्या है, इसमें सब पुरानी बातें हैं। तो आप अभी भी तो यादव परिवार के साथ है, कांग्रेस गांधी परिवार के साथ है, डीएमके करुणानिधि एंड फैमिली के साथ है, ये तो स्पष्ट ही है, और आरजेडी लालू यादव एंड फैमिली के साथ है। तो मतलब बात पुरानी होगी, लेकिन कहानी तो आपकी यही है अभी तक। गौरव भाटिया, आपका रुख करता हूं मैं। क्या आपको लगता है, जिस तरह से प्रमोद तिवारी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी हताश हो गई है, अब चला की बेला है, इसीलिए ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इसीलिए पोलराइज किया जा रहा है, उन्होंने जो शब्द यूज किया, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, उन्होंने बोला कश्ती डूब रही है। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण पे प्रवचन देगी, है? जिनके प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले की प्राचीर से कि पहला हक मुसलमानों का है, तुष्टीकरण करते हुए शाहबानो का केस याद है? सर्वोच्च न्यायालय ने 60 साल से ज्यादा की एक मुस्लिम महिला को भत्ता दिया, तो उसके खिलाफ एक पार्लियामेंट ने कानून पारित किया। और मैं इतना ही कहूंगा, अभी मैं सुन रहा था, देखिए सपा के लिए भी मैं कहूंगा, 2022 के चुनाव तो अभी 1 ही साल हुआ है। क्या हुआ? अखिलेश यादव मुंगेरी लाल बन के कह रहे थे 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, आई नहीं ना। क्यों? मुहर लगी। और 2019 में सपा ने गठबंधन किया बसपा से, सीटें कितनी आई थी? 5 उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें हैं लोकसभा की, 5 सीटें आई। और जहां आप कह रहे हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ट्रेलर बता रहे थे, गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई, उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनी, उत्तराखंड में पुनः सरकार बनी, इतिहास रचा, गोवा में बनी, असम में बनी, 2019 हम जीते, 14 हम जीते। तो आपने ट्रेलर की बात करी, हम तो ये मूवी आपको दिखा रहे हैं। मूवी का शीर्षक क्या है? भ्रष्टाचारी जेल में, बचने वाले नहीं है, इसीलिए आपको डर लगता है। और आपसे तो मैं ये पूछूंगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, तीनों बेल पे बाहर, आप लोग देश को नेतृत्व देंगे? रोहन गुप्ता, पॉइंट ये है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक तरफ भ्रष्टाचार की गारंटी है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, 20,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की गारंटी है, और वो कहते हैं गारंटी मैं भी लेता हूं इन तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का, और आप कहते हैं कि हमारे पीछे ईडी छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उसी को ही अपनी सीढ़ी बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वार करेंगे। बताइए क्या करिएगा? देखिए, मोदी जी की ये बात भी जुमला साबित हो रही है, और मैं मानता हूं मोदी जी बोलते हैं, अगर करके दिखाते तो शुरुआत करें। 9 साल में तो उनके सारी बातें जुमला साबित हुए, शुरुआत करें, 56 इंच की छाती दिखाए, और कर्नाटक में जो 1.5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है उन्हीं की सरकार के, उसके ऊपर एक्शन लेके दिखाए, फिर जनता को उनकी बात पे भरोसा आएगा। ये सारे जो है पापी जो है भाजपा में ही क्यों जाते हैं? ऐसा तो कौन सा वॉशिंग मशीन है, साथ ही धुल जाते हैं? करके दिखाए ना, 1.5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, ऑन पेपर है, कर्नाटक में एक्शन ले, जनता भरोसा करेगी। देखिए, मुद्दा यहां पे अमीश भाई, आपका एक बड़ा शो है, मैं पूरी देश की जनता को कहना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी, आज मोदी जी की बात पे देश ने भरोसा किया, अच्छे वक्ता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश ने भरोसा किया, उन्होंने अपने शासन के वादों से लोगों का वोट जीता, उन्होंने कांग्रेस खराब है इसके लिए वोट नहीं मांगा था। आज आप 9 साल के बाद में देखेंगे, इस तरफ मणिपुर जल रहा है, पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी, एक भी मुद्दे पे कॉन्क्रीट रिजल्ट भाजपा नहीं दे पाई है। और यहां पे उनके मेन लीडर कौन थे? कर्नाटक में मोदी जी थे, उनके शासन में लड़ा गया, उनके नेतृत्व में लड़ा गया। हार क्यों हुई? और हम लोग खुश हैं। देखिए, विपक्ष होने के नाते मैं विनम्रता से इस बात का स्वीकार करता हूं कि मुझे खुशी है कि आज भी भाजपा हवा में है, आज भी 303 ओके, हवा में बीजेपी है, समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है, जवाब ले लेते हैं, हवा में भारतीय जनता पार्टी है, हवा में भारतीय जनता पार्टी है। आपके एक नेता कह रहे हैं कि बीजेपी की कश्ती डूबने वाली है, रोहन गुप्ता सेज की बीजेपी हवा में है। हम अहंकार से नहीं बोल सकते कि हम 300 कर हवा में है, किसका अहंकार है? जनता तय करती है। जी, गौरव भाटिया, शार्प रिप्लाई, गौरव भाटिया, शार्प रिप्लाई, गौरव भाटिया, रोहन जी, अब फुल स्टॉप लगाइए ना। ओके, गौरव भाटिया, जवाब।
देखिए, हवा से याद आया, राहुल गांधी नामक गुब्बारे में तो हवा भरते भरते थक गए ये प्रवक्ता बेचारे हैं, और उसके बाद भी उसमें इतने छेद हैं कि हवा निकल जाती है, राहुल गांधी नामक गुब्बारा उड़ता ही नहीं है अमीश जी। और ये हवा की बात करेंगे, अरे हवा में तो आप उड़ रहे हो, हवा हवाई राजनीति कर रहे हो, शर्म नहीं आती है। हम तो न्यूज 18 पर अमीश देवगन के सामने डंके की चोट पे कहते हैं 2 गारंटी। एक गारंटी 2024 में जनता पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देके प्रधानमंत्री बनाएगी। दूसरी गारंटी 303 सीटों से ज्यादा आएंगी। मैं कहता हूं अमीश जी, दमखम है, रोहन गुप्ता से अभी पूछिए कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस पार्टी की, सिर्फ पूछ लीजिए, मैं जानना चाहता हूं। और क्या राहुल गांधी जो विपक्ष इकट्ठा कर रहा है, ये अखिलेश यादव तो बता रहे हैं कि इस बार 80 में से 80 हमारी आएंगी। अखिलेश यादव सीटें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं 80 में से 80 हमारी आ रही है। अच्छा, हाँ, मैं 10 सेकंड बड़ा व्याकुल था सपा की बात का उत्तर देने के लिए भी। हाँ, 10 सेकंड नहीं 30 सेकंड लूंगा। सबसे पहले पिछले साल के विधानसभा चुनाव में 300 सीटें मुंगेरी लाल बता रहे थे, आई नहीं, 100 के आसपास ही आ पाई। और उसके अलावा आप इनसे पूछिए भ्रष्टाचारियों से, गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट घोटाला किया। उसके अलावा आप इनसे पूछिएगा जरूर, जो मैं कहने जा रहा हूं, सफाई महोत्सव 2017 के बाद क्यों नहीं हुआ? सरकार गई, सफाई महोत्सव बंद हो गया। वहां दंगों में ऋतिक रोशन का डांस चलता था, आजम खान की भैंसें ढूंढी जाती थी। आप बताइए, क्या ऐसी पार्टी को कोई चुनना चाहेगा जो दंगा भी करवाए और उसके बाद कार्रवाई ना करे और सफाई महोत्सव करे? अजीज खान, जब नरेंद्र मोदी, इसका जवाब, जब नरेंद्र मोदी ये लाइन लेते हैं कि इन पार्टियों में सिर्फ परिवारवाद है और कुछ नहीं है, तो उसमें वो गलत क्या कहते हैं? हम सब जानते हैं मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का परिवार सेट हुआ है समाजवादी पार्टी में, लालू यादव जी का परिवार सेट है आरजेडी में, और मोतीलाल नेहरू जी का परिवार सेट है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ठाकरे परिवार सेट है उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के अंदर, करुणानिधि जी का परिवार सेट है डीएमके के अंदर। तो परिवारों की तो सेटिंग है ही वहां पर, तो इसमें आप ऊहापोह इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? बात तो रियलिटी है ना, सच है ये। अगर इसमें कोई झूठ है तो बताइए। आपके पार्टी में तब से अब तक, यानी जब से आपकी पार्टी का उदय हुआ अब तक, अगर कोई गैर इस परिवार का अध्यक्ष रहा हो तो जानकारी दे दीजिए। आज मुंह बंद करिए गौरव भाटिया का, प्रधानमंत्री मोदी का। आप जी 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 देखिए अमीश जी, पहली बात तो मैं गौरव भाटिया को यह बता दूं कि मुझे लग रहा सत्ता का नशा बहुत ठीक नहीं होता है और ये घमंड नहीं होनी चाहिए जी। ये परिवर्तन, सत्ता परिवर्तित होता रहता है। एक बात जान लीजिए, और कांट की हाड़ी बार बार चढ़ती नहीं है। हो गया, लोगों को आपने कहीं ना कहीं बड़े बड़े ख्वाब दिखा के, सपने दिखा के वोट ले लिया आपने। मेरे सवाल का बार बार नहीं, बदलाव आएगा जब जनता राज करने लगती है ना, तो जनता ऐसे सत्ताधारियों को उखाड़ कर तो आपके राज में जनता राज करती थी। दूसरी बात, परिवार की बात, आपकी सरकारों में जनता राज करती थी। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपकी सरकारों में जनता राज करती थी। सुनिए, अरे आपकी सरकारों में जनता राज करती थी। जब सत्ताधारी अहंकार, सुनिए, हाँ सर, मंत्री होते थे शिवपाल यादव, मुख्यमंत्री होते थे अखिलेश यादव, राज जनता का था। जनता, सुनिए ना सर, अरे सुन ही नहीं रहे, सुनिए ना। जब सत्ताधारी शख्स अहंकारी हो जाता है, जिसको वो चुन के बनाता है, जो जनता चुन के बनाती है, तो ऐसे अहंकारियों को उखाड़ कर फेंक देती है और जनता राज करती है। ठीक है, गौरव भाटिया 10 सेकंड। गौरव, यू मेड योर पॉइंट। एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने ट्वीट करा है। ओके, गौरव भाटिया 10 सेकंड। देखिए, सत्ता का नशा ये होता है कि आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, एक रेपिस्ट को, एक घोटालेबाज खनन मंत्री को हटाता है और 4 दिन बाद पुनः वो मंत्री बन जाता है। और सत्ता का नशा ये होता है मेरे भाई, जब आजम खां के जूते वर्दी से साफ कराए जाते हैं। सत्ता का नशा ये होता है कि जनता त्रस्त थी और उनकी भैंसें ढूंढने के लिए वर्दी को भेजा जा रहा था। आज योगी जी का राज जो है ना, उसमें हिम्मत रही है किसी की कानून तोड़ दे, ये फर्क आया है। और मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिखा दिया है कि आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है। बसपा के साथ जाके मिल गए, 5 सीटें आई थी 2019 में, अब 3 सांसद हैं लोकसभा में आपके। बातें बड़े बड़ी करेंगे, अरे चादर है या रुमाल है, पहले जान लीजिए रुमाल है, हैसियत जानिए, उसके बाद अजीज खान 15 सेकंड रिप्लाई, 15 सेकंड रिप्लाई। सर ये कह रहे हैं ना, हैसियत
हैसियत तो उस वक्त पता चल गई और बीजेपी के लोगों ने पहचान लिया जिस दिन आपने किसानों को कुचल दिया। है ना लोकतंत्र, मैं कह तो रहा हूं कि आपके यहां लोकतंत्र है। उस दिन पता चल गई जिस दिन उन्नाव में आपके कार्यकर्ता ने एक बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, मुझे रुकना पड़ेगा। इस एक समय बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के नेता प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने एक बड़ा ट्वीट कर डाला है और उस ट्वीट में संबित पात्रा ने बड़ा हमला बोला है, कांग्रेस पे वार किया है। डॉक्टर संबित पात्रा लिखते हैं इस ट्वीट में, घोटालों का मीटर बताते हुए राहुल गांधी की एक फोटो ट्वीट करी है। घोटालों का मीटर इनका कभी डाउन ही नहीं होता। मैं सीधा रुख करता हूं रोहन गुप्ता का। रोहन गुप्ता, पहले परिवार वाला वार और अब भ्रष्टाचार वाला वार, बताइए आप जाएं तो जाए कहां? अभी आप अपना, अमीश भाई, आप अपने शो को बड़ा शो बोलते हो और ट्रोल लोगों के ट्वीट को आप बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज बनाते हो। मुझे नहीं लगता इतना स्तर अपने को गिराना चाहिए। आपकी बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही थी, उसको चालू रखिए। ये ट्रोल्स हैं, 15 बार तो पकड़े गए ऑनलाइन झूठ फैलाने के लिए, तो इनसे मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। मुद्दा पता नहीं, मेरी बात एकदम से बंद हो गई, सहयोग था, क्या हुआ? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब भी आप जनता के सामने, प्रधानमंत्री ने भी सेम ही बात बोली है। बोलिए। नहीं, मैं बता रहा हूं आपका शो बड़ा है। नहीं, आपका शो बड़ा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जनरली झूठ बोलने वालों का डिस्कशन नहीं होना। ठीक है, आपकी मर्जी में आपको चेंज नहीं कर सकता हूं। मैंने अपनी बात, मेरी शायद आधी रह गई, आप फोन कट गया, पता नहीं क्या हुआ मुझे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अमीश भाई, जनता समझदार है। आप विपक्ष के सामने 5 उंगली उठा के वोट नहीं जीत सकते। जिस परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं, हमारे आपको तो कम पड़ा हो तो हमारे वहां से नेताओं को इंपोर्ट कर करके आपने मंत्री बनाया हुआ है। मैं आपको कम से कम 4 सरकार करूं, वहां पे इंपोर्टेड है, परिवारवाद को इंपोर्ट करके मंत्री बनाया। जब आप एक उंगली किसी के सामने रखते हैं, तब आप बीच में मत बोलिए प्लीज। एक उंगली आप ऐसे करते हैं तो 4 उंगली आपके समय होती है। दूसरा, आपने कहा, आप हमेशा डिबेट होती है अमीश भाई, आप कहते हैं अरे ये तो फिर आप जीतते क्यों नहीं। मैं आपको यही वापर एग्जांपल कर्नाटक पे लेके जाता हूं। यही 2 मुद्दे, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये भाजपा के सामने जनता ने वोट दिया है। आज वो लोग कौन से मुंह से बोलते हैं? जनता भी तो सोचेगी ना, भाइयों और बहनों, करने से झूठ सच नहीं हो सकता है ना। जनता देख रही है, जो पार्टी ने 36 कैंडिडेट को 224 में से परिवारवाद का शिकार, उनके कार्यकर्ता लक्ष्मण सावड़ी जैसे कार्यकर्ता की टिकट काट के 36 लोगों को टिकट दी और वो आज हम पे सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने 1.5 लाख कर्नाटक जीते हैं। तो परिवारवाद के जितने भी आरोप लगा लो, भ्रष्टाचार के कोई भी आरोप लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी स्पष्ट लाइन है, कर्नाटक जीते। अरे अमीश भाई, क्या बोल रहे हैं आप? अमीश भाई, आप जरा बात को करेक्ट कीजिए। आप पता है, मुझे लगता है स्पीड में जो है ना, आप भूल जाते हैं चीजों को शायद, क्योंकि आप, मैंने क्या कहा, एक मिनट अमीश भाई, मैंने ये कहा कि कर्नाटक में परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये भाजपा के 2 अनमोल रत्न थे। तो वही तो बोल रहा हूं मैं कि तो जरा मेरी बात को ठीक से बयानों के बाद भी हम जीते हैं, वही तो कह रहा हूं। जवाब क्या सुनिए गौरव भाटिया, आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, जनता को मालूम है कि असली फर्क पड़ता है। तो मानिए नरेंद्र मोदी की बात का फर्क पड़ रहा है, फिर या तो उधर रहिए या इधर रहिए। तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक की बात माने। अच्छा, कर्नाटक की बात माने, वही तो बोल रहा हूं मैं। कर्नाटक का जनादेश स्वीकार करे। गौरव जी जवाब। ठीक, देखिए अमीश जी, ऐसा है कि ये लोग जो चाहते हैं उस हिसाब से बात करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये लोग नहीं कबूलना चाहते हैं। क्या ये सत्य नहीं है? त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड 2023 में आपका क्या हुआ आप बताइए। गुजरात में क्या हुआ आप बताइए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा में आपका क्या हुआ? तो वो क्या था 2000? अरे छोटे प्रदेश आपने तो बताए थे ना, छोटे प्रदेश। जब हम त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में जीते तो आपके अध्यक्ष जी कह रहे थे छोटे प्रदेश हैं। आज मणिपुर के बारे में आपकी वही सोच है क्या? शांत हो जाइए, बीच में मत बोलिए। मैं केवल इतना कहूंगा, 2014, 2019 और आज प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात उठाई कि ये लोग साथ आते हैं। 2019 में भी आए थे। अमीर जी, हश्र क्या हुआ? लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं मिला पद कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि अंदर दमखम नहीं है। मैं तो यहां चुनौती दे रहा हूं, यहां रोहन बैठे हैं, आप कह दीजिए राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे विपक्ष का। नहीं जवाब ले लेते हैं। मैं पूछूंगा सीटें कितनी है, नहीं बता पाएंगे। शांत एक मिनट, मैं बात पूरी कर लूं फिर जवाब लीजिएगा। जनता ये भी सवाल पूछ रही है, कांग्रेस की सीटें खुद की कितनी आएंगी? हो सकता है 10 सीटें ना आए इस बार। क्यों नहीं आएंगी मैं आपको बताऊं पूरा। अरे शांत, बीच में नहीं, शांत। आपकी बारी में तो मैं बोला नहीं था, मैं तो सवाल पूछ रहा था। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं, ये जनता का सवाल है, उत्तर दीजिएगा कि आम आदमी पार्टी
शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए भ्रष्टाचार के आरोप पे कांग्रेस ने कहा बहुत स्वागत करते हैं, उनके साथ बैठ गए, मतलब भ्रष्टाचारी है आप ना। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने टीएमसी को गलत कहा और अधीर रंजन चौधरी ने चोरों की पार्टी बताया, उनके साथ बैठ गए। मतलब कांग्रेस पार्टी चोरों के साथ बैठना पसंद करती है क्योंकि आप डकैत हो। ये माना जाए कि नहीं माना जाए, बताइए मुझे। रोहन गुप्ता जवाब। बिल्कुल, देखिए इनकी भाषा का जो प्रयोग है मैं उसका जवाब उनकी भाषा में नहीं दूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि जो भाजपा ने भस्मासुर बन के पूरे एनडीए को साफ कर दिया, जिनकी नंबर 2 सपोर्टर चार जो इंडिपेंडेंट एमपीज हैं वो उनके सेकंड सपोर्टर है, तो कौन से मुंह से आप साथ में लेके सबसे बात करें? उन्होंने बात की, अब बीच में क्यों चुप हो गए? अरे एकदम सब निकाल देगी जनता, इतना अहंकार मत करो, बीच में मत बोलो। अरे भैया तुमने चुप कर है ये बताओ ना, चुप करवा दीजिए क्या? अब चुप हो जाइए, अभी तो आप बीच में बोल रहे थे, चुप हो जाइए, अब चुप हो जाइए। अकेले 303 सीटें हैं या नहीं है? अधीर रंजन चौधरी ने चोरों की पार्टी टीएमसी को बोला कि दिखाता हूं, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया कि नहीं किया? चुप करवाइए, मैं जवाब दे दूं। 303 का अहंकार निकालने वाला है, 303 का अहंकार बोलने करिए, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। मैं जवाब दे दूं उनका, इन्होंने 303 की बात की, इनका जो अहंकार है ना, ये जनता जनार्दन है। यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है ट्रेलर की, ये जनता जनार्दन है, 100 के नीचे लेके आ जाएगा। इतना ऑमलेट बेचो, अंडे वादा पूरा किया आपने जनता का। आप कांग्रेस को गालियां देते हो, एक तरफ मणिपुर जल रहा है, एक बात हमारी बेटियां दिल्ली में बैठी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, एक वादा आपने पूरा किया है। मुझे लगता है कि ये डिबेट बाहर हो जाती है, विषय पे रहना चाहिए। एक रोहन, मैं प्रधानमंत्री को कोट कर रहा हूं, आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना है तो कांग्रेस का वोट दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सवाल उठाया है और प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया जी तीनों कांग्रेस के अंदर हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने बात बोली है उसको कैसे आप लोग काउंटर करेंगे? मैं कांग्रेस के लिहाज से पूछता हूं, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए स्टालिन, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव या बाकी परिवारवादी पार्टियां, लेकिन कांग्रेस की बात करिए। रिप्लाई मुझे बताइए अमीश भाई, आज किसी पार्टी में आप काम करते हैं, ठीक है, राहुल जी भी उस पार्टी में है, प्रियंका जी भी और सोनिया जी भी है। आज राहुल जी तो सांसद भी नहीं है, फिर भी मोदी जी को उनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है, तो कौन जन नेता है वो आपके सामने है। सोनिया जी आज अध्यक्ष भी नहीं है, पुरानी हमारी पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके बारे में बोलना पड़ता है। प्रियंका गांधी जी भी आज सांसद नहीं है, आज उन्होंने कर्नाटक में प्रचार किया जहां पे हमको अच्छी सीट मिली, तो बोलना क्यों पड़ रहा है? आज कोई पद पे नहीं है, ये 3 लोग कांग्रेस पार्टी को मदद कर रहे हैं, तो कौन सा परिवारवाद हुआ भाई साहब? परिवारवाद तो ये है जो आप एमपी के हमारे एक जो नेता है उनको पकड़ के ले गए और मंत्री बना दिया, तब परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह के बेटे जो होते हैं तब परिवारवाद नहीं है। मैं आपके 50 नेता का नाम देता हूं, नहीं सुनिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक में चैलेंज के साथ बोलता हूं कि क्या भाजपा का परिवारवाद प्रदर्शन करा, लेकिन यूपी की वो प्रभारी थी, यूपी में एको सीट आई है, अब वहां पे प्रदर्शन कैसा है इसकी भी जिक्र होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल जिम्मेदारी उसमें क्या हुआ? आज कई बार आप काम लेकिन आप एक सेकंड लेट गौरव रिप्लाई। गौरव बोलिए, उनके परिवार देखिए, मेरे प्रश्नों का उत्तर तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के बाद परिवारवाद, गौरव भाटिया आप भी परिवारवाद का जवाब दीजिए, शांत, आप भी परिवारवाद की बात का जवाब दीजिए, जो बात रोहन ने बोली। थोड़ा समय दे दीजिए, बिल्कुल दूंगा। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने क्यों गांधी परिवार, राहुल गांधी का जिक्र किया। अरे भ्रष्टाचार की जननी, भ्रष्टाचार का पर्याय गांधी परिवार ही तो है, और आप इतनी अहमियत देते हैं उस अपरिपक्व बालक को। आप बताइए, नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां खड़गे जी और राहुल गांधी थे। खड़गे जी अध्यक्ष हैं, अमित जी पलटे और बोले राहुल गांधी से, मैं बोल लूं राहुल जी, मैं बोल लूं पहले। अरे अध्यक्ष पूछता है दूसरे लीडर से। अगर आपकी पार्टी में परिवारवाद इतना है कि अध्यक्ष का सम्मान नहीं है, भाषा से डिबेट को डिटेल कर शांत कराइए। ये क्या तरीका है? शांत कराइए। ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? शांत कराइए। नहीं, आप अपने मुद्दे पे बात कीजिए ना, जनता आपको देख रही है। शांत कराइए और मैं, आप अपनी इज्जत को कम मत करिए, मुद्दे पे बात ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं आप लोग, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आप मत करिए। आप अपनी भाषा का प्रयोग ठीक से कीजिए। मैंने कभी आपके नेता के बारे में खराब शब्द नहीं चाहूंगा कि आप अपनी भाषा को संयमित तरीके से उपयोग करें। आपने मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज। ओके, गौरव भाटिया 10 सेकंड रिप्लाई।
भारतीय जनता पार्टी ने यह सिखाया है कि अगर गौरव भाटिया के बर्बाद होने से देश आबाद होता यही सिखाया है, तो गौरव भाटिया बर्बाद यही हो सिखाया जाए। है। लेकिन गांधी परिवार ने यह सीखा है। अब गौरव भाटिया बर्बाद नहीं हो रहा, पार्टी को बर्बाद कर रहा है। अपनी भाषा से गलत बात है। अच्छा, मैं वारिस पठान आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री ने आज साफ तौर पर कह दिया है कि कंफ्यूजन फैलाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। क्यों? कंफ्यूजन फैलाने वालों में आप भी हैं क्या? देखिए अमीश भाई, प्रधानमंत्री जी ने बात की ट्रिपल तलाक के इशू पे, पासमानदा मुसलमानों के इशू पे, यूसीसी के इशू पे। अब यूसीसी कैसा ला सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बताइए। हमारे देश में आर्टिकल 29 जो है अनफेटल्ड राइट देता है एक इंसान को, जो प्लुरलिज्म और डिवर्सिटी की बात करता है प्रधानमंत्री को, वो पता नहीं है। अब यूसीसी के अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो HUF, उसके अंदर हर साल 3,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का देश को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो तो सिर्फ हिंदुओं को दिया गया है, मुसलमानों को नहीं दिया गया है। तो क्या प्रधानमंत्री HUF को हटा देंगे? किस तरह से हटाएंगे? प्रधानमंत्री वही तो कह रहे हैं कि आप समान नागरिक संहिता के नाम पर भड़का रहे हैं। नहीं, भड़का नहीं रहे, हम लोगों को जगा रहे हैं। जब लोगों को जगाना और रियलिटी समझाना क्या भड़काने को बोलते हैं? जो कानून बताना, अगर आर्टिकल 29 का मैं उल्लेख कर रहा हूं, जो डिवर्सिटी की बात करता है, मिस इन्फॉर्मेशन भड़काना होता है। भड़काना हो गया। मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर रहा हूं। नहीं, भड़काना नहीं होता, लोगों को समझाना होता है। भड़का तो बीजेपी रही है 2024 गौरव भाटिया लग गए वो लोग, तो पोलराइजेशन पे आ गए। ट्रिपल तलाक, पासमानदा मुसलमानों की इतनी फिक्र थी आपको, उनके तो घर के अंदर बुलडोजर आप चला रहे हो, उनके खाने पीने से आपको तकलीफ है, उनका तो रिजर्वेशन भी आप खत्म करने की बात कर रहे हो। तो किस तरह से आप बता रहे हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे तो अपराधियों पे नहीं चला रहे, पसमानदा मुसलमानों को जिनको प्रधानमंत्री गले लगा रहे हैं उनकी घर पे चला रहे हैं वो। और प्रधानमंत्री यहाँ बोलते हैं कुछ है, अमेरिका में जाके बोलते हैं महाराष्ट्र के अंदर मॉब लिंचिंग हो रहा है, एक लड़के को मार दिया, एक लड़के को मार डाला अमीश भाई, दूसरा लड़का हॉस्पिटल के अंदर सांसें गिन रहा है अपनी, गाय के नाम के ऊपर सिर्फ। गौरव भाटिया, धन्यवाद। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो मैं हमेशा से कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर कम है, शरियास्टर ज़्यादा है। कुरान तो पढ़ते हैं, संविधान नहीं पढ़ते। और ये यहाँ प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, इन्होंने एक बार मुंह से गणपति बप्पा मोरया बोल दिया था, 1.5 साल गायब हो गए थे। और इतने बड़े ये संविधान के ज्ञाता हैं, लॉयर हैं, बताते हैं, कह रहे हैं मोदी जी को संविधान नहीं पता है। अरे अगर कोई एक व्यक्ति है जिसने संविधान को हमेशा मूल भावना को सम्मानित किया है, आगे बढ़ाया है, अनुच्छेद 370 हटाना हो या और हो, वो नरेंद्र मोदी जी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनुच्छेद 44 क्या कहता है, पता है आपको? अनुच्छेद 44 कहता है शायद भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। शांत हो जाओ बेटा, शांत, अभी शांत, अच्छा नहीं लगेगा, बीच में मैं नहीं बोला था। अरे सुनो बेटा, आर्टिकल 29 तो पढ़ लो। आप प्रधानमंत्री लॉयर बहुत अच्छी बात कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के आर्टिकल 29 को नहीं मानते, क्या बात है? पर क्या बात है गौरव भाटिया साहब? आर्टिकल 29 अनफेटेड राइट, आर्टिकल 29 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट की बात करता है। क्या कहता है? अनफेटेड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन डिसाइडिंग इंटरेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, फ्री कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द स्टेट। इसका धजिया उड़ा देंगे आप। HUF का क्या करेंगे? मैं बताता हूं, सुनिए। HUF का क्या करेंगे? षड्यंत्र रचते रहेंगे आप लोगों की वजह से बीजेपी। लेकिन मैं इस चर्चा को, पठान गायब, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी गौरव भाटिया, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। जी 30 सेकंड। धन्यवाद। देखिए, संविधान निर्माताओं ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, अनुच्छेद 44, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हिंदू मुस्लिम एक ही परिवार है ना हमारा ये देश, इसमें अगर अलग अलग कानून होंगे, हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, तो कैसे चलेगा? और इससे मुसलमानों को, या जो मैं कहूं तुष्टीकरण की राजनीति करती है AIMIM, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन्हीं को क्यों परेशानी है? अरे सिख भी तो माइनॉरिटी है, जैन, बुद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, इनको तो दिक्कत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, अगर ओवैसी जी की डिग्री सही है तो लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं 14 जुलाई तक, सबसे पहले तो वहां सुझाव दे
टीवी पे आके बाइट देना बड़ा आसान है, संविधान पढ़ना उन्हें मुश्किल लगता है, सुझाव देना मुश्किल लगता है। और अंत करूंगा एक बात कह के, समय की पाबंदी है, समय की पाबंदी है। ओके, आपने अपनी बात रखा। ओके, मैं रिजवान अहमद की बात करता हूं। रिजवान अहमद बड़ा पॉइंट ये है, क्या आपको लगता है कंफ्यूजन कौन फैला रहा है और डिल्यूजन कौन फैला रहा है? रिजवान अहमद जी, शुक्रिया अमीश भाई। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जब यूसीसी आएगा तो मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, हिंदू को, किसी भी ट्राइब को, बौद्ध को, सबको बोलने का अधिकार है। मैं मानता हूं इस बात का, लेकिन खुदा के वास्ते मुसलमान सारी माइनॉरिटी के प्रवक्ता ना बने। भैया अपनी बात करो, सिख क्या करेगा, ईसाई क्या करेगा, ट्राइब क्या करेगा, दलित क्या करेगा, जैन क्या करेगा, वो तुम उन पर छोड़ो। उनके पास प्रवक्ता हैं, वो अपनी अपनी बात रख लेंगे। सिर्फ बात करते हैं मुसलमान की। हमारे वारिस भाई ने बोला हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से देश को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यही तो फायदा है यूसीसी का। यूसीसी सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, यूसीसी इसलिए है कि अगर कहीं और भी किसी का कोई अनैतिक लाभ हो रहा है जो समाज और देश के खिलाफ है, वो सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर आएंगी भाई। तो अगर कोई हिंदू लॉ की वजह से कोई नुकसान हो रहा है, वो भी ठीक होगा। पर आप बात सिर्फ इस्लाम की करो, मुसलमान की करो। इस्लाम क्या है? हमारा आर्टिकल 29 हमें इजाजत देता है ईमान की, अल्लाह एक है, रोजे की, ज़कात की, फितरे की, हज पे जाने की, टोपी लगाने की, अपने हिसाब से निकाह करने की। बात खत्म हो गई। इसको कौन डिस्टर्ब कर रहा है? कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। हां, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। उससे इस्लाम कैसे खतरे में आ जाएगा? इस्लाम तभी खतरे में आएगा जब यूसीसी ये कहेगा कि वारिस पठान को, शादाब चौहान को, रिजवान अहमद को नमाज छोड़ के अब ब्रह्मा विष्णु महेश को सजदा करना होगा। तब तो इस्लाम खतरे में आएगा। जब तक हमारे ऊपर ऐसी शर्त नहीं लग रही है तो मेरे हिसाब से तो इस्लाम खतरे में है नहीं। ठीक है, बात खत्म हो गई। ठीक है। शदाब, क्या आपको लगता है कि यूसीसी को धार्मिक चश्मे से देखना गलत होगा और इसी वजह से आज प्रधानमंत्री ने बोला कि इसको लेकर जो कंफ्यूजन फैलाने का कोशिश हो रहा है, भ्रम फैलाने का कोशिश हो रहा है, दैट इज रॉन्ग? ये तो बड़े अजीब बात है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कंफ्यूजन, यानी कि शादाब चौहान, वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी कंफ्यूजन पैदा कर देंगे। और बीजेपी क्लेम करती है उनके पास 10 करोड़ कार्यकर्ता है, वो लोग सच्चाई नहीं बता पाएंगे। प्रधानमंत्री के पास सारे जरिए हैं अपनी बात को कहने के, भड़काया जा रहा है। क्या 3 लोगों का मुकाबला भड़काया जा रहा है? पार्टी नहीं कर सकती। दूसरी बात यह कि आर्टिकल 25 और 29 से बढ़कर के 44 नहीं हो सकता गौरव भाई। और यह बात मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि जिस दिन यूसीसी आएगा, यूनिफॉर्मिटी भारत के डीएनए में नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी आईपीसी है, सीआरपीसी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और लेकिन जब बात सिविल राइट्स की आएगी, जहां बात पर्सनल लॉज की आएगी, क्रिश्चियंस के अलग हैं, आदिवासियों के अलग हैं, दलितों के अलग हैं। अगर आप भारत के रिचुअल्स को खत्म करेंगे, भारत की आइडेंटिटी को खत्म करने का प्रयास करेंगे तो उसका नुकसान होगा। दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। और अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कानून सरकार लेकर आएगी जो आर्टिकल 25 को वायलेट करेगा, फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, तो कैसे करेगा? ये आप सोच रहे हैं, ये आप सोच रहे हैं। जैसे आप कह रहे थे कि, जैसे आप कह रहे थे नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, गई क्या नागरिकता? नागरिकता तो वही की वही है सबकी। ये आप सोच रहे हैं, यही तो झूठ है, यही तो आडंबर है। ओके, गौरव भाटिया, रिप्लाई टू शादाब चौहान। शार्प रिप्लाई गौरव भाटिया। शादाब ओवैसी से नरेंद्र मोदी डरते हैं, मैं क्या करूं अब? मैं उत्तर देता हूं। देखिए, ऐसा है, पहले तो पीस पार्टी का कोई सांसद है नहीं, जितनी जानकारी मेरी है। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। लोकसभा के चुनाव की बात हो रही थी, भाई साहब का कोई वजूद ही नहीं है। दूसरी बात, ये शादाब चौहान यहाँ बैठे हैं, भारत की आइडेंटिटी खतरे में आ जाएगी बात करते हैं। अफगानिस्तान शांत अफगानिस्तान में तालिबान राज आया था, इन्होंने एक ट्वीट किया था, बधाइयां, तालियां बजा रहे थे, कह रहे थे निजामे मुस्तफा का राज कायम करेंगे। अरे भारत की जो पहचान है, संस्कृति है, भाईचारा है, रिजवान भाई बैठे हैं मेरे यहाँ भाई,
उसको तो आप चाहते हैं बदलना, आप तो निजाम मुस्तफा चाहते। तीसरी बात, मेरे छोटे भाई है, मुझे नहीं पता इनकी शादी हुई, निकाह हुआ या नहीं हुआ। आपकी अगर बीवी है और अगर नहीं है तो मैं कहूंगा जो आपके संबंधी है वो बहन आए और आपसे कहे मैं 4 शौहर रखूंगी एक ही घर के नीचे छत पे, आप मान जाओगे? आप संविधान की बात कर रहे हो ना, 4 शौहर रखेगी कोई आपकी जानने वाली मुस्लिम जो हमारी बहन है, आप मान जाओगे? तो क्यों चाहते हो भाई कि वो 3 बीवियां और रहे और वो बहन बुलाए उसे? तुम उत्तर दे सकते हो? नहीं दे सकते। और अंत करूंगा एक बात कह के, जी सुप्रीम कोर्ट ने, अरे वारिस भैया आप रह लोगे, आप रह लोगे, कोई लॉजिकल नहीं है। सब बोलेंगे तो कैसे सब बोलेंगे तो कैसे? शदाब और वारिस में से एक बोले, ओके, शदाब और वारिस में से तो एक बोले कम से कम, ओके ओके। अमीश भाई 30 सेकंड नहीं मैं दूंगा आपको, रिजवान मैं आपको 40 सेकंड दूंगा, लेकिन वक्त के साथ। हाँ, ओके ओके ओके। शदाब 30 सेकंड, शदाब 30 सेकंड। गौरव भाई को शादाब की बड़ी चिंता है, लेकिन उन 22 लाख बहनों की चिंता नहीं है जिनको उनके पतियों ने ना तो तलाक दिया है और ना ही उनके साथ रह रहे, उनको छोड़ दिया। उनके परिवार की चिंता ना प्रधानमंत्री को ना गौरव भाई को। उसमें से एक हमारे गुजरात वाली भी है, उनका बड़ा सम्मान करता हूं, नहीं बात करना चाहते। नहीं, अगर आपकी बीवी हो और कहे कि 4 शौहर रखूंगी, 30 सेकंड का ऑडियो डाउन, कल्चर का प्रोटेक्शन आप नहीं झेल सकते। आप इतने बड़े नहीं हुए हो जो बाबा साहब मैंने तो एक सवाल पूछा। ऑडियो डाउन। ओके, रिजवान अहमद 30 सेकंड्स। अमीश भाई देखिए, वारिस भाई मेरे भाई हैं, शादाब मेरा छोटा भाई है, कहा सुनी अपनी जगह। अभी शादाब ने बोला, वारिस भाई ने भी बोला कि कोई दुनिया की ताकत ये नहीं कर सकती। यही डायलॉग मैं सुन के बड़ा हुआ हूं। 1985 में शाबानों को जब अब खर्चा मिलना था, यही मैंने डायलॉग सुने थे, तब मैं बड़ा यंग लड़का हुआ करता था। तलाक के बिद्दत की बात आई, सायरा बोनाओ की, मैंने यही डायलॉग सुने। 370 पे मैंने यही डायलॉग सुने। राम मंदिर पर मैंने यही डायलॉग सुने। तो यूसीसी मैं मानता हूं कि पेचीदा बात है, लेकिन मेरे भाई शादाब, मेरे भाई वारिस पठान, इस देश में बहुत से ऐसे काम ऑलरेडी हो रखे हैं जिसके लिए मुसलमानों ने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत ये काम नहीं कर सकती। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलकर किसी को गुस्सा दिलाना और बलगलाने से कोई फायदा नहीं होता है। जो भी यूसीसी आएगा पहले फॉर्मेट सामने आने दो, जवाब ले लेते हैं, फिर बैठ कर देखेंगे कि इस्लाम खतरे में है या नहीं है। अरे सुनिए, वारिस पठान मैं एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। यूसीसी में अगर सबको, अगर एक घर है, एक भारत है, तो 2 कानून क्यों चलेंगे? एक कानून होना चाहिए। वही तो मैं बोल रहा हूं, तो एचयूएफ हटा देंगे क्या मोदी जी? जो हिंदू डिवाइडेड फैमिली का वो है, गुजरात के अंदर तो एक कानून है कि जहां पर मुसलमान आदमी हिंदू के एरिया के अंदर घर नहीं खरीद सकता, वो कानून को हटा देंगे क्या? हाँ, कहीं पर स्टेट के अंदर गाय मम्मी है, कहीं पर गाय यम्मी है, उसका क्या करेंगे? हटा देंगे क्या? इसीलिए मैं बोलता हूँ ये नहीं कर सकते, और ये संविधान को खत्म करने की बात है। लेकिन ये संविधान, ये तो संविधान का ही हिस्सा होगा ना अमीश भाई। संविधान कैसे खत्म होगा? संविधान का तो हिस्सा होगा। रिजवान अहमद आर्टिकल 25 अनफेक्टेड फंडामेंटल राइट देता है ये। देखिए वारिस भाई एक बात सही कह रहे हैं, खत्म करने के लिए मोदी जी, अमीश भाई, देश का ध्यान भटकाने के लिए। तो चलो 2019 के चुनाव के पहले भी इन्होंने बोला था हम आएंगे सरकार के अंदर, यूसीसी को खत्म कर देंगे। अरे नहीं कर सकते, संविधान के अंदर इसका वो नहीं कर सकते। संविधान निर्माता ने ये बात बोली है। मैं इस पर आऊंगा। ओके रिजवान 10 सेकंड, रिजवान 10 सेकंड, रिजवान अहमद ऑडियो डाउन, रिजवान 10 सेकंड। देखिए जो अमीश भाई, जो वारिस भाई बात बोल रहे हैं वो अपनी जगह सही है, और वो फॉर्मेट आने के बाद पता चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यूसीसी सिर्फ मुसलमान को टारगेट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यही मैं इनको समझा रहा हूं। जिसकी जहां भी जो कमी है, अगर कोई कानून हिंदुओं के लिए भी है लेकिन आज की तारीख में वो इंप्लीमेंट होने में परेशानी है, तो यूसीसी में उसको भी तो लाया जाएगा ना। ये कौन कह रहा है कि सिर्फ शरीयत को यूसीसी में लाया जाएगा भाई? ओके वारिस पठान, इस बात का जवाब। और संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर भी तो चाहते थे यूसीसी हो, कॉमन सिविल कोड हो।
नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का ही मैं उल्लेख कर रहा हूँ। आर्टिकल 14, 25, 29 बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि नई यूसीसी हो कि नहीं हो, इक्वालिटी का, जो अनफेटेड सेक्युलर। सुनिए, यूसीसी लाने से सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ही भला करने वाले, मुसलमानों के जितने राइट्स टाइटल है ये सबको खत्म करने की आपका प्रोपेगेंडा है। राइट दिया है मुझे, मेरा प्रैक्टिस करने का जो अधिकार दिया है वो आपको क्या मालूम है अमीश भाई? अभी आप हिंदू की चिंता कर रहे थे, अभी आप आदिवासी की चिंता कर रहे थे, अभी आप बौद्ध जैन की चिंता कर रहे थे, अब आप अपने एजेंडे पे आ गए, अब आप अपने एजेंडे पे आ गए। देखिए मुसलमानों के राइट्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। किसी चीज को सरल ढंग से समझेंगे तो उसमें उतनी पेचीदगियां नहीं आपको दिखाई देंगी, लेकिन कंफ्यूजन अगर फैलाना मकसद है तो फिर, और राजनीति करना मकसद है तो फिर जायज है। सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के ट्यूसडे एडिशन में रुकेंगे एक अंतराल के लिए। आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। अब बात ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की, यानी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले इस दौर की, प्रधानमंत्री मोदी के कम्युनिकेशन वाले कनेक्शन की इस वक्त आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर तब की है जब अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो रहा था, वहां के लॉ मेकर्स पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए बेहद उतावले थे, हर कोई पीएम मोदी का ऑटोग्राफ पाना चाह रहा था। और दूसरी तस्वीर आज भोपाल की है, जहां पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद किया। दोनों जगह पीएम मोदी को सुनने वाले लोग काफी एक्साइटेड दिखे और डिफरेंट भी थे। हालांकि दोनों जगह एक दूसरे से अलग है, दोनों जगह की ऑडियंस भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कम्युनिकेशन स्किल्स का इंपैक्ट दोनों जगह एक जैसा रहा। अमेरिका में जो लोग प्रधानमंत्री को सुन रहे थे और उनके सम्मान में 15 बार उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिए, 80 बार तालियों से उनके भाषण की तारीफ करी, वो भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि अमेरिका के संसद सांसद थे। जबकि भोपाल में प्रधानमंत्री ने जिन लोगों के साथ संवाद किया वो विशुद्ध रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन जैसे एक ब्लूटूथ ईयरफोन, मोबाइल, लैपटॉप और टीवी सभी के साथ काम कर सकता है, शायद उसी तरह नरेंद्र मोदी की संवाद क्षमता भी कुछ ऐसी ही है। वो हर किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद में थे तो वो भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने अमेरिकन ड्रीम की बात की। ये महज एक शब्द नहीं है, बल्कि अमेरिकन के जीवन जीने की एक फिलॉसफी है। दूसरी ओर उन्होंने भारत में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किए बिना बेहद सरल अंदाज में बता दिया कि 2024 में पार्टी का एजेंडा क्या रहने वाला है, यानी संवाद ऐसा जो सुनने वालों के दिल को छू जाए। Throughout your history, you embrace people from around the world and you have made them equal partners in the American dream. अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी के संवाद की एक खास बात यह है कि उनके भाषण में हल्की बातें नहीं होती, यानी जो बोलते हैं उसके मायने काफी गहरे होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अपना कनेक्ट बनाने के लिए अक्सर स्थानीय भाषाओं और बोलियों का भाषण में इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है उनके भाषण का। प्रधानमंत्री मोदी जिन लोगों से बात करते हैं उन्हें वो खास महसूस कराते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा पीएम मोदी के वर्ड प्ले भी काफी इंप्रेसिव होते हैं। पीएम मोदी की संवाद क्षमता का लोहा विपक्ष भी मानता है और कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी की वाक कटुता का सानी कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने इसको ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ जोड़ा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कनेक्शन भी हर किसी के साथ, हर वर्ग के साथ
अमेरिका से लेकर भारत में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार तरीके से हो जाता है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, गुड नाइट।